वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ रिवीजन सीरीज फॉर एडवांस अकाउंटिंग मई 2025 सीए इंटरमीडिएट। चलिए बच्चे, बेटा पहला टॉपिक हम जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो है शेड्यूल 3। आप जानते हैं शेड्यूल 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। उसका रीजन बीइंग क्योंकि ये बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन इन सब में काम आता है। ठीक है, जो क्लास नोट्स मैंने आपको दिए थे बस वही क्लास नोट्स आपके सामने हैं इस टाइम पे। चाहे लिखवाए हो मैंने ये क्लास नोट, चाहे मैंने इसका प्रिंट आउट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, सीधा काम की बात पे आएंगे। शेड्यूल 3 की अगर हम बात करके चलें तो जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, उनको बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L और नोट्स बना के चलना होता है शेड्यूल 3 के चलते। शेड्यूल 3 के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर डिवीजन 1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये उन कंपनीज के लिए होते हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करना है, या ऐसा बोले नॉन इंडियस वाली कंपनीज जो है उनके लिए ये चीज आ जाती है। ठीक है। देन अगर हम बात करके चलें सीधा फॉर्मेट की, तो आपका पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो दिया जाता है बेटा। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है तो बैलेंस शीट एज एट। देन आपका रुपीज इन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको थाउजेंड्स में गिवन है तो आप थाउजेंड्स में करोगे, लैक्स में गिवन है तो लैक्स में करोगे। जैसा क्वेश्चन में फिगर्स होंगी आपको वैसे ही चलना होगा। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का बनता है, दूसरा नोट नंबर का बनता है, देन फिगर्स होती है करंट रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, और फिगर्स होती है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब इतना यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फिगर्स हैं उल्टा पुल्टा मत कर देना। अगर क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको डाटा ही वो एक साल का देता है तो वहां पर आपको प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और कई बार क्वेश्चन के अंदर वो स्पेसिफिकली बोल देगा कि आपको दोनों साल की फिगर्स देकर चलनी है, तो वहां ध्यान से देख के चलना। बेटा आपका यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के नीचे तीन आइटम: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बोनेट। देन आपका शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान रखिएगा डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट या डेफर टैक्स एसेट्स नेट में से कोई एक चीज आएगी। देन आपकी करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन आपका ट्रेड पेबल्स। बेटा अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है जिसके अंदर एमएसएमई और आपका अदर का क्रेडिटर्स जो हैं वो अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल हो, बट ऐसा नहीं है, कभी पूछ नहीं सकता, तो यू शुड नो दिस। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अलग दिखाओगे, और टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स जो अदर देन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो अलग दिखाओगे अगर क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल है। देन आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज और फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स की अगर मैं बात करके चलूं तो एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पांच आइटम्स, लेकिन पहली आइटम के अंदर ही चार चीजें चलती हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आप किसी किसी बुक के अंदर आप देखोगे ऊपर लिख रखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, बट आप ऐसा मत करके आइएगा। आपने सीधा इस तरीके से लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स रहेंगे। देन आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करके चलूं तो कंपनी का नाम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड होता है। फिगर्स पहले करंट रिपोर्टिंग पीरियड की, फिर आपकी प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स रहती हैं। सबसे पहला काम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन आपका अदर इनकम। अदर इनकम के बाद बच्चों आपका टोटल, इन दोनों का टोटल करोगे वो आपका कहलाता है टोटल इनकम। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर पहली आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां देखने को मिलेगा? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको यूजुअली देखने को मिलेगा एक ट्रेडिंग कंसर्न के केस में। देन आपका चेंज इन इन्वेंट्री आता है किस चीज का? फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का। देन आपके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड टोटल एक्सपेंसेस। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, आपने अगर पहले फाइनेंस कॉस्ट लिख दिया, फिर इंप्लॉय बेनिफिट लिख दिया, पहले डेप्रिसिएशन लिख दिया, फिर फाइनेंस कॉस्ट लिख दिया, आपने अगर इस ऑर्डर के अंदर गड़बड़ करी तो मान के चलिएगा आपको पूरे मार्क्स जो हैं बेटा बेटो देखो वो तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको वो पूरे मार्क्स जो हैं बच्चे देखो वो नहीं मिल पाएंगे। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? टोटल एक्सपेंसेस आप लेके चलोगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ठीक है, जो भी आपका नेट रिजल्ट आएगा। पेपर की बात करके चलूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैं टैक्स एक्सपेंस में लेस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा आफ्टर टैक्स, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। बट आपका ही इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करके चलता है बेटा, जब वो सजेस्टेड आंसर देके चलता है या आरटीपी के अंदर सवाल देके चलता है तो वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट जो है वो दे देता है। यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स पे नहीं रुकता है, टैक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड में ना रुक के
वो उसके आगे का फॉर्मेट भी दे देता है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो वहां पर आप थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो बेटा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, देन एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स, देन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देन आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपका इंस्टीट्यूट बेटा कई बार यहां तक चले जाता है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अभी आपका इंस्टीट्यूट भी नहीं गया है, अगर आप भी नहीं जाएंगे तो चलेगा। लेकिन यहां तक तो बेटा देखो रखना ही पड़ेगा। अगर टैक्स एक्सपेंस है उसमें से माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। अदरवाइज क्या आता है, जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, देन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, उसमें से टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का दोनों का टोटल करेंगे। अर्निंग पर शेयर आप पढ़ चुके हैं AS 20 के अंदर। ठीक है, बेसिक और डिल्यूटेड वाला। देन शेयर कैपिटल की बात करके चले तो मेन मेन चीजें जो ध्यान रखने वाली है, जहां पर आप लोग गलती करते हो उसके ऊपर आता हूं। आपने हर एक क्लास ऑफ शेयर कैपिटल के लिए नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब ऑथोराइज आपको बता के चलने हैं। ऑथराइज अगर दे रखा होगा क्वेश्चन में, ध्यान दे दीजिएगा। अंधा अंधों की तरह बेटा पेपर मत करना, नमूनापंथी मत दिखा कर आना। देख लेना कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है और इशूड और सब्सक्राइब कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशूड सब्सक्राइब फुली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अलग दिखाना है। ठीक है, देन आपको रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट जो है वो बनाकर आके चलनी होगी, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितने हैं, एट द एंड कितने हैं। यूजुअली इसके बारे में आपको क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपने बेटा कोई भी शेयर्स अलॉट करे हैं पिछले 5 इयर्स के अंदर, ठीक है, जो किसके चलते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते जहां पर नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए, तो अलग से पता कर आओगे। बोनस के चलते अलग पता कर आओगे। कोई शेयर्स बायबैक करें पिछले 5 सालों के अंदर, पता कर आओगे। देन कॉल्स इन एरिया शेयर फोरफिटेड का अलग से डिस्क्लोजर देके चलना अगर किसी क्वेश्चन के अंदर है। अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डिंग दे रखी हुई क्या क्या है, तो 5% ज्यादा जिनकी शेयर होल्डिंग है बेटा अलग से दिखा देना। एमसीक्यू के लिए भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएंगे, एमसीक्यू के लिए आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें का डिस्क्लोजर जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस कोशिश एक कर लीजिएगा कि अगर आप ऑर्डर में याद रख पाओ कि सबसे पहले कैपिटल रिजर्व है, फिर CRR है, फिर स्पेसिफिक वाले हैं, और फिर उसके बाद आपके अदर आते हैं। कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यहां पर ये वो पॉइंट है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। अगर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया रहा, ध्यान रखना बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम है। ठीक है, इसको कहीं और फिट मत कर देना, शेयर होल्डर फंड का पार्ट, शेयर कैपिटल का पार्ट मत बना देना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो अलग से पेयर होगा। अदर रिजर्व, देन आपका सरप्लस। सरप्लस क्या है और कुछ नहीं, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली P&L लिख देंगे। बेटा कोशिश करना सरप्लस आप लोग लिख कर आइए। अच्छा, जो भी आपकी एडिशन या डिडक्शन हुई हैं आपको वो दिखा के चलनी है। अगर डेबिट बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, तो उसको नेगेटिव फिगर दिखा के चलोगे। और अगर डेबिट बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, ठीक है, वो एग्रीगेट ऑफ अदर रिजर्व से भी ज्यादा है, तो रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव दिखा के चलोगे। पेपर में बेटा इस टाइप का 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, या आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा भी था क्लास के अंदर, कि जिसके अंदर आपका जो है शेयर कैपिटल जो है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी थी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या चीज हुई थी कि आपका यहाँ पर 7 लाख रुपए आ रहा था नेगेटिव। ठीक है, इन सब का टोटल जो है वो 7 लाख से ज्यादा था, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नेगेटिव दिखाया। दूसरे केस के अंदर ये 13 लाख था नेगेटिव, बाकियों का टोटल क्या था, कम था। तो यहाँ पे ओवरऑल अब नेगेटिव बन रहा था, तो नेगेटिव लिखेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो आपको राइट देता है वह इक्विटी शेयर एक्वायर कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ध्यान रखिएगा, अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, अगर ये इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं है और ये रिफंडेबल नहीं है, तब तो आप इसको सेपरेट लाइन आइटम की तरह दिखा के चलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन अगर ये अमाउंट ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा है या रिफंडेबल है, तो ऐसे केस में ये आपका अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करके चलो तो आप क्लासिफाई करके चलेंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन, बैंक से कितना है, अदर पार्टी से कितना है, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी क्या है, लोन एडवांसेस थर्ड पार्टी से क्या है, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ये गलती करने वाला पॉइंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन आपका अदर लोन एंड एडवांसेस, आपको नेचर स्पेसिफाई करके चलनी है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लग दिखा के चलना, अगर सिक्योर्ड है तो आपको नेचर ऑफ सिक्योरिटी साथ में बताकर चलनी होगी। और अगर लोन ग्रांटेड बाय डायरेक्टर है तो आपको एग्रीगेट उसका सेपरेटली शो करके चलना होगा। और लोन की रीपेमेंट टर्म्स आपको डिस्क्लोज करनी होती है अगर क्वेश्चन में गिवन है। देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आपकी बाइफर्केशन वही ट्रेड पेबल्स और अदर आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर मेनली आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रहेगा, बाकी अगर कोई होगी स्पेसिफाई कर देना।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, लोन जो रिपेबल है डिमांड के ऊपर, अब ये बैंक से हो सकता है, अदर पार्टी से हो सकता है, रिलेटेड पार्टी से हो सकता है, डिपॉजिट, अदर लोन एडवांसेस, देन उसके अलावा यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेकर चलनी होगी। अगर मान लीजिए आपको कोई लोन गिवन है जो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेएबल है, तो बेटा जो अमाउंट आपका पेएबल है विद इन अ पीरियड ऑफ द 12 मंथ्स वो आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, जो 12 महीने के बाद पेएबल है वो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा बैलेंस शीट डेट से। ट्रेड पेबल्स के अंदर एजिंग शेड्यूल के ऊपर बेटा अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि एमएसएमई और अदर्स के लिए अलग दिखा के चलते हैं और डिस्प्यूटेड के लिए अलग दिखा के चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग कब से देखकर चलना है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, देन आपका 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स एंड टोटल। देन उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो अनबिल्ड ट्रांजेक्शन होती है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे, और जहां पर ड्यू डेट आपके पास पेमेंट की स्पेसिफाइड नहीं है तो डिस्क्लोजर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से ले लीजिए। अदर करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें तो जो आपका फाइनेंस लीज होता है उसकी जो करंट मेच्योरिटीज होती है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। कोई इंटरेस्ट जो आपका एक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू ऑन बोरोइंग दोनों यहाँ कवर होते हैं। कोई इनकम एडवांस में रिसीव्ड हुई है, कोई अनपेड डिविडेंड है, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू फॉर रिफंड है यहाँ पर आ जाएगी। कोई आपका अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या उसके ऊपर इंटरेस्ट था जो आपने अब तक पे नहीं करा है, वो आपका अदर करंट लाइबिलिटीज का क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या वारंटीज जनरली रहेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जो क्लासिफिकेशन रहती है वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर्स की फॉर्म में रहती है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा आप एक रिकंसिलेशन जो है वो बना के चलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपका गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, कॉपीराइट, ये सब रहता है। यहाँ पर भी आप ग्रॉस अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट आप पाओगे कि स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना था, कितनी एडिशन करी, कोई आपने एक्विजिशन करी बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, या रीवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है वो आप दिखा के चलते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी तक ये पेपर के अंदर नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये पेपर के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में इन वन फॉर्म अदर टेस्ट हो सकता है। कहेंगे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स जो है इन प्रोग्रेस है, आपको उसको क्या दिखाना होता है, एजिंग शेड्यूल दिखा के चलना होता है। क्या है एजिंग शेड्यूल, क्रेडिटर्स वाला है, वन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। जो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स जो है, जो प्रोग्रेस में है या जो प्रोजेक्ट टेम्परेरी क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक इल्यूस्ट्रेशन करी हुई है, वो आपके गाइडेंस नोट से ही है, शेड्यूल 3 के। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जो है तभी डिस्क्लोज करते हो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस 26 वाला मीट हो रहा है, पेपर में नहीं आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट। कंफ्यूज मत होना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स के या डिबेंचर्स के अंदर करनी है, प्रमोट करने के लिए बिजनेस या ट्रेड को, फर्स्ट कंपनी के, ठीक है। और फर्दर क्लासिफिकेशन और कैसे हो सकती है कि प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स में कितनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो ये सब क्लासिफिकेशन है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कैरिड अगर आप करके चल रहे हो अदर देन कॉस्ट तो आप सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे। वैल्यूएशन का बेसिस हम बता के चलेंगे, डिस्क्लोज करके चलोगे। कोटेड इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट अमाउंट कितना है, मार्केट वैल्यू कितनी है, अनकोटेड का एग्रीगेट अमाउंट, मार्केट वैल्यू कितनी है, और अगर कोई डिम्यूशन है इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट AS 13 के चलते हैं वो आप बता के चलोगे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के अंदर आपका कैपिटल एडवांस आ जाता है, कोई आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है वो आ जाएगा, अदर लोन एडवांस आ जाएगा, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल आ जाएगा। एलोकेशन जो है बैड और डाउटफुल डेट्स और लोन एडवांसेस के लिए वो डिस्क्लोज करी जाएंगी सेपरेटली। कॉमन पॉइंट है बेटा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के लिए, अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस और ट्रेड रिसीवेबल के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई भी लोन और एडवांस डेट है जो कि ड्यू बाय डायरेक्टर्स है या किसी और ऑफिसर ऑफ कंपनी के द्वारा है, चाहे सेवरली या ज्वाइंटली, तो बेटा उसको हम क्या करके चलते हैं, सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके लॉन्ग टर्म, लोन टर्म रिसीवेबल या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कवर हो जाएंगे। पेपर के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने को मिल सकता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करके चलें तो कहेंगे ये बिल्कुल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे क्लासिफिकेशन करके चलते हैं, बस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज के अंदर आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर स्पेस, ये सब आ जाते हैं। ट्रेड रिसीव जिस तरह से एजिंग शेड्यूल आपका ट्रेड पेबल्स में होता है वैसे ही आपका ट्रेड रिसीवेबल के लिए एक एजिंग शेड्यूल है, जिसके अंदर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जिनको कंसीडर्ड गुड है, कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल आ जाएंगे। आपका लेस देन 6 मंथ, 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years और मोर देन 3 years जो है आपका ये आ जाएगा बाइफर्केशन। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका बैंक के साथ जो बैलेंस है, चेक ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड आ जाएंगे। अगर आपका कोई ईयर मार्क्ड बैलेंस है किसके साथ, बैंक के साथ, जैसे अनपेड डिविडेंड था आपने बैंक के साथ जमा करवाया हुआ है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे। अगर कोई बैंक डिपॉजिट्स हैं जो 12 महीने से ज्यादा के हैं वो आप सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस जो हैं वो आपका रिलेटेड पार्टी को जो दिया और अदर्स आ जाएगा, नेचर स्पेसिफाई करके चलनी है।
अदर करंट एसेट्स के अंदर कोई भी आइटम जो ऊपर फॉल नहीं कर रही वो आ जाएंगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी के ऊपर आपके स्टडी मेट के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कंटीजेंटली लाइबिलिटी का पॉइंट टेस्ट हुआ था। कहेंगे कोई भी क्लेम है जो अगेंस्ट द कंपनी है जो नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट है वो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कोई गारंटी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, या कोई भी ऐसा पैसा जिसके लिए कंपनी कंटीजेंटली लायबल है वो आ जाएगा। कमिटमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी एग्जीक्यूट करना है ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और जिसके लिए आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं करा है तो उसका एस्टिमेट अमाउंट कमिटमेंट होता है। इसके ऊपर आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन में टेस्ट करा गया था। आपके पास कोई शेयर्स थे या इन्वेस्टमेंट थे जो पार्टली अनपेड थे, पार्टली पेड अप है, तो वहां पे जो अनकॉल्ड लाइबिलिटी है वो भी कोई क्या है, कमिटमेंट है। देन बेटा पी एंड एल के नोट्स की बात करके चलो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट से सेल है, नहीं गुड से सेल है, सर्विसेज से सेल है, वो आ जाएगा। कोई ग्रांट आपको मिली है सेक्शन 8 कंपनी के केस में वो आ जाएगी। कोई अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ जाएगा। एक्साइज ड्यूटी हम लेस करके चलते हैं। बेसिकली एक्साइज ड्यूटी आज के टाइम में नहीं देखने को मिलती, आपको नेट ऑफ जीएसटी जो है रेवेन्यू लेकर चलना होगा। ठीक है। फाइनेंस कंपनीज के लिए जबकि इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनकम है, डिविडेंड फीस कमीशन ये सब इनकम रहेगा। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता था अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी गेन या लॉस हुआ, देखो इवन लॉस तक उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब अगर हम चाहें तो लॉस को एज नेगेटिव फिगर यहाँ पे दिखा के चल सकते हैं, ठीक है। नेट गेन या लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए लगता है। कैसे निकलेगा, किस पे लगेगा, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और अदर मटेरियल पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो गुड्स आपने परचेज करे विद एन इंटेंशन टू रीसेल। नोट नंबर 32 क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। डिस्क्लोजर जो है वो आप कैसे देके चलोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कैसे देके चलोगे, अगर रिक्वायर्ड है ओपनिंग में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके। इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो इंप्लॉइज के लिए है, चाहे उनका फिर मेडिकल है, स्टाफ वेलफेयर है, सैलरीज वेजेस है, कोई कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में है, कोई एक्सपेंस आपका ई सॉप के अंदर है या ई सॉस के अंदर है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इंप्लॉय स्टॉक परचेज प्लान के अंदर है। देन आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा जो आपका बोर्विंग्स के ऊपर है। अदर बोर्विंग कॉस्ट आ जाएगी जैसे कमिटमेंट चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब आ जाएगा डिस्काउंट या प्रीमियम बोर्विंग्स के ऊपर। और अगर कोई भी आपका नेट गेन या लॉस है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के ऊपर जो एप्लीकेबल है, तो एएस 11 और 16 वाला वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो टेंजिबल के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के ऊपर होता है। बाकी जो भी खर्चे जो किसी हेड के अंदर नहीं आए वो आप कहाँ दिखा दोगे, अदर एक्सपेंस में। लेकिन कुछ एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर दिया जाता है, जैसे आपका कंजप्शन हो गया शेयर्स और स्पेयर पार्ट्स का, पावर ऑफ फ्यूल हो गया, रेंट हो गया, रिपेयर हो गया बिल्डिंग का, रेवेन्यू रेट्स हो गया। देन बेटा कोई भी आइटम जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख विच एवरेज हायर से ज्यादा है वो आपको दिखा के चलनी होती है। उसके अलावा बेटा ऑडिटर्स को जो आप पेमेंट करके चलते हो, ठीक है, वो भी आपको अलग अलग बाइफर्केशन करके चलनी होती है कि आपने किस पर्पस के लिए जो है वो बेटा पेमेंट जो है वो करी है। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा क्या चीज, शेड्यूल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ बेटा कंसेप्ट सबका जो है वो रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा। यस करंट सर। मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स जो है वो बिल्कुल बच्चे आपका शॉर्ट टर्म बोर्विंग्स के अंदर जाएगा, लेकिन करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी, यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, रिकॉल हो गया। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलिए जी।